समंदर के बॉटम पे पूरे 2 दिनों तक बगैर ऑक्सीजन, बगैर किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला ये दुनिया का वाहिद शख्स है। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस बात में तो कोई शक नहीं कि समंदर बहुत ही खौफनाक होते हैं, लेकिन ये खौफ तब मजीद बढ़ जाता है जब हम ओशन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये समंदर उतना ही तन्हा, भयानक और इंसानी जान लेने के लिए बेताब होता जाएगा। ओशन का 80% हिस्सा वो है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी कश्तियां, बहरी जहाज और हत्ता के पैसेंजर्स से भरे पूरे के पूरे एरोप्लेन्स भी समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहां से जिंदा वापस लौटकर कोई नहीं आ पाया। पर आज की कहानी इस शख्स के गिर्द घूमेगी जो एक ही वक्त में दुनिया का खुश नसीब शख्स भी है और बदनसीब भी। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला हैरिसन और जैकबा ओकेन नामी ये शख्स एक टग बोट पर बावर्ची की जॉब करता था। 26 मई 2013 को टग बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में बताई गई लोकेशन पे एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टग बोट ऑपरेटर्स के लिए एक रूटीन जॉब होती है, क्योंकि इनका काम ही शिप्स को टो करना या उनको कम पानी से निकालने का होता है। पर आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और मामूल के मुताबिक उन्होंने ऑयल टैंकर को रस्सों की मदद से टो करना शुरू किया। अभी वो आगे बढ़ते कि अचानक समंदर में से एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठी और टग बोट पर आ गिरी। इसकी वजह से टग बोट पर जोर का प्रेशर पड़ा और वो फ्लिप हो गई, उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना शदीद था कि जिस रस्से से वो ऑयल टैंकर को टो कर रहे थे उसके हुक्स भी टूट गए और टग बोट शिप से अलग होकर तेजी से पानी में डूबने लगी। और जैसा कि इस सिचुएशन में होता है, अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच चुकी थी। ज्यादातर क्रू मेंबर्स अपने केबिन्स में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके केबिन्स लॉक्ड थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट अटैक्स बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। इसी वजह से सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने केबिन्स को पहले से ही लॉक कर रखा था। केबिन को लॉक करना शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन समंदर के पानी के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। पानी बहुत तेजी से केबिन के अंदर अपना कब्जा जमा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले ही केबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट उल्टी तब वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में मौजूद था और बुरी तरह से वॉशरूम की छत से जा लगा। अभी उसको कुछ समझ आता कि हुआ क्या है। वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो पानी का बहाव हैरिसन को बहाकर बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ तक भी नजर नहीं आ रहे थे। उसको बस ये महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टग बोट समंदर के बॉटम पे जा लगी और एक झटके के साथ ही खामोशी सी छा गई। टग बोट ओशन सरफेस से 30 मीटर या फिर 100 फीट नीचे जा चुकी थी। ये इतनी ही गहराई है जितनी 8 स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो सिर्फ एक अंडरवेयर पहने ठंडे पानी और घुप अंधेरे में बिल्कुल तन्हा रह गया था। उसको मालूम था कि उसके बचने का चांस ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीजों को फील करके अंडर वाटर जाकर उसने हैरत अंगेज तौर पे एक और जगह तलाश की जहां कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टग बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहां उसने ठहरने का फैसला किया। ना कुछ खाने को, ना पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ इतनी जितना एयर पॉकेट में ऑक्सीजन था। ये एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर्स बड़ा था। इतनी कम जगह में आखिर कितना ऑक्सीजन होगा जो हैरिसन को जिंदा रख पाएगा।
ظاہر ہے اس کے بچنے کا چانس یہاں بھی بہت کم ہی تھا۔ ابھی وہ اس خوف میں ہی تھا کہ اس کو کچھ آوازیں سنائی دی۔ جی ہاں، یہ شارکس کی آوازیں تھیں جو کسی چیز کو کھا رہی تھی۔ ہیریسن نے دیکھا تو نہیں، پر اس کو پکا یقین تھا کہ شارک اس کے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ہیریسن جو موت کے منہ کے اندر زندہ موجود تھا، اس نے اب اپنا دماغ چلانا شروع کیا۔ ہاتھ پاؤں مارنے پر اس کو کوک کے کچھ تیرتے ہوئے کین ملے جو اس نے پی کر اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اس کو تیرتا ہوا میٹرس ملا جس کے اوپر لیٹ کر اس نے اپنی چیسٹ کو پانی سے باہر نکال لیا۔ تھوڑی اور دیر تک اگر وہ ٹھنڈے پانی میں رہتا تو ہائپو تھرمیا کا شکار ہو جاتا۔ اس کنڈیشن میں باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے جس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ڈی ہائیڈریشن اور ہائپو تھرمیا سے تو وہ بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی سولوشن نہیں مل رہا تھا، اور وہ چیز تھی آکسیجن۔ ایئر پاکٹ میں آکسیجن کا لیول تیزی سے گرتا جا رہا تھا۔ جتنے چھوٹے پاکٹ میں وہ موجود تھا، ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس میں صرف اتنا آکسیجن تھا جس میں ایک انسان صرف 60 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہیریسن اوشن میں 30 میٹر نیچے ٹگ بوٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹے سے ایئر پاکٹ کے اندر زندہ موجود تھا۔ اس حادثے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ آکسیجن سپلائی جو پہلے ہی بہت لیمیٹڈ تھی، وہ اب صرف چند گھنٹوں کی مہمان تھی۔ ہیریسن اس اندھیرے میں اب صرف اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کے ان بدترین 2 دنوں کے بعد جب وہ مرنے کے بالکل قریب ہی تھا تو فائنلی اس کو ایک دستک سنائی تھی۔ ناک کی آواز آئی۔